हेलो फ्रेंड्स। आशा कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हम लोग जो है क्लास टेंथ का जो क्लास चला रहे थे उसमें हम लोग क्लास टेंथ में बोर्ड के एग्ज़ाम व्यू से बोर्ड का प्रिपरेशन को देखते हुए हम लोग यूक्लिडियन ज्यामिति चला रहे थे, जिसमें प्रमेय एक, थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं। थेल्स प्रमेय, इस पर क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। दूसरा था थेल्स प्रमेय का विलोम। पहला चैप्टर हम लोग का था वो थेल्स और थेल्स का विलोम था। इस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, प्रमेय भी देख चुके हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी इस थ्योरी पर आता है। और अगर थेल्स पर मैं लिख के साबित करने के लिए कह दिया तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग इसका रिवीजन बढ़िया से कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखे थे प्रमेय 3 शुरू कर रहे थे, तो प्रमेय 3 के लिए जो हमको जरूरी बिंदु जो याद रखना था उस पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। जैसे समरूपता वाला, समरूपता के लिए जो शर्त था, पहला शर्त क्या बतलाए थे कि अगर दो त्रिभुज समरूप है, ए बी सी डी ई, अगर ये दो समरूप हैं तो पहला, तो इसके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण बराबर हो। और दूसरा कि संगत भुजा अनुपातिक हो। भुजा अनुपातिक, या ऐसे क्या होता है समानुपाती। समान अनुपात वाला समानुपाती, समानुपाती गति, समानुपाती। जैसे अगर बोल दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, अगर ये बोल दिया गया कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, और ए बी भुजा बट्टा डी ई भुजा, बी सी भुजा तो बट्टा में ई एफ भुजा, ए सी भुजा तो बट्टा में डी एफ भुजा। ठीक है ना। जैसे इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात, क्या अनुपात बराबर होना चाहिए, भुजा नहीं बराबर है बल्कि अनुपात बराबर हो। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। इससे पहले हम लोग नाइन्थ में पढ़े, क्लास नाइन्थ में सर्वांग समता, सर्वांग समता के बारे में एक आप पढ़े होइएगा, ए एस ए, एक पढ़े होइएगा एस ए एस अभिगृहित, तीसरा पढ़िए होइएगा, क्या हो गया, एस, फिर हो जाता है एस एस एस, और चौथा होता है आर एच एस। ये वाला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए एस, ये सेम है। तो 4 तरह का सर्वांग समता का नियम आप पढ़े होंगे। 4 तरीके से हम लोग सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो ये किसका है, ये है नाइन्थ का थियरी कि अगर किसी त्रिभुज की एक कोण, नहीं दो कोण और एक भुजा समान हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। फिर किसी त्रिभुज में अगर दो भुजा और इस दो भुजा से बना कोण अगर आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तब भी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। पिछले क्लास में सर्वांग सम और समरूप में आपको अंतर बतला दिया गया था। सर्वांग सम मतलब त्रिभुज बराबर, त्रिभुज समान।
या त्रिभुज के अंग मतलब क्या, भुजा बराबर, भुजा बराबर। और समरूप, समरूप का अर्थ होता है त्रिभुज की, क्या बोल सकते हैं उसको, आकृति एक जैसा। और ये इसमें बोल सकते हैं आकार समान, आकार समान। एक में आकृति और एक में आकार का बात करता है। जब आकृति सेम है, एक जैसा दिखने में, गोल है तो गोल, ठीक है ना, इस तरह का चीज, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, समरूप। जैसे ये बड़ा है, इसके अंदर ये छोटा, तो ये समरूप है। लेकिन ये इतना बड़ा है और इतना ही बड़ा एक और बना दे तो ये क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम के केस में क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, पूरा पूरा ढक लेगा। इसमें क्या होगा, ओवरलैप नहीं करेगा, बल्कि अगर छोटा वाला ऊपर से रहेगा तो छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या, दोनों बराबर हो जाता है। ये सर्वांगसम और समरूप में था। अब हम लोग परमेय पर आते हैं, परमेय नंबर 3। सर इसको बोलते हैं समरूपता। कौन कौन समरूपता परमेय, कौन 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 समरूपता। यहाँ से क्लियर आप समझ गए होंगे कि अभी जो पीछे थियरी बतलाया गया, इसके हिसाब से कि क्लास 9th में सर्वसमता का नियम हम पढ़े थे, और इसी का प्रयोग करके क्लास 10th में समरूपता वाला नियम को हम लोग साबित करेंगे। अब कौन 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 समरूपता का मतलब क्या है, कहा जाता है कि यदि दो त्रिभुज दिया गया है, यदि दो त्रिभुज दिए गए हैं और उस दोनों त्रिभुज के संगत कोण अगर आपस में बराबर हों। अब देखिए, दो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज का कोण बराबर होगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, फिर ये वाला कोण, ये वाला कोण, अगर कोण बराबर है तो इसको समान कोणिक त्रिभुज भी बोलते हैं, समान कोणिक त्रिभुज। अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, सेम एंगल वाला ट्रायंगल, तो ये होता है। तो इसको समान कोणिक त्रिभुज भी बोल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग भाषा पर। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि किसी प्रमेय को अगर आपको लिखना है क्लास 10th में, जो पूछा जाएगा, तो उसके हिसाब से पहले हम लोग साधारण प्रतिज्ञा, उसके कई पार्ट बनाए थे। पहले साधारण प्रतिज्ञा, क्या, ये तो बतलाया गया था ना, पहले साधारण प्रतिज्ञा, फिर इसी साधारण प्रतिज्ञा में जो माना जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग विशेष प्रतिज्ञा, फर्स्ट हाफ। पिछला क्लास अगर आप देखे हों, पढ़े हों तो याद रहेगा। उसके बाद इसी में से निकल के आएगा सिद्ध करना है। पीछे के प्रमेय में बतलाया गया कि कैसे साधारण प्रतिज्ञा से हम ये दोनों को लिखते हैं। फिर ज़रूरत के हिसाब से रचना, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा रचना बनेगा, ये आपको उस समय बतला दिया गया था। रचना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के डिमांड पर निर्भर करता है। और फिर जो सिद्ध करना है उसको आपको गणितीय तथ्यों के आधार पर, जो पढ़े हैं उसके आधार पर उसको प्रमाणित करना पड़ेगा, जिसको प्रमाण या उपपत्ति के नाम से हम लोग लिखते हैं। तो ये 5 स्टेप आपको बतलाया गया था कि ये 5 स्टेप से हम लोग कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हैं। बारी बारी से हम लोग ये करेंगे।
सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या चीज, साधारण प्रतिज्ञा। और साधारण प्रतिज्ञा कहता है यदि किसी दो त्रिभुज का, यदि किसी दो त्रिभुज के संगत कोण समान हो, है ना, किसी त्रिभुज के संगत कोण समान हो, बराबर हो, तो उन दोनों त्रिभुज, दोनों भुजों के संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो या बराबर हो। भाषा आप बदल भी सकते हैं, एक भाषा ये होगा, ठीक है ना, और अनुपात समान होंगे तो इसी में जोड़ ही देते हैं ना, अनुपात समान होगा और त्रिभुज समरूप होंगे, त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप। ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज समरूप होने के लिए जो शर्त है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, जहन में होना चाहिए। समरूप होने के लिए पहला कंडीशन है कि कोण समान हो, संगत कोण क्या हो, समान हो। और दूसरा चीज़ है कि भुजाएं अनुपातिक हो या भुजा का अनुपात बराबर हो। तो भुजा का अनुपात तो बराबर हमको सिद्ध करना ही है, और क्वेश्चन में ही दे दिया है कि दो त्रिभुज के संगत कोण क्या है, बराबर है। तो एक कंडीशन तो दे ही रहा है, अगर भुजा का अनुपात बराबर आप सिद्ध कर दिए तो यहाँ से दिया गया है उसमें क्या है, कोण बराबर, भुजा का अनुपात समानुपातिक या अनुपात बराबर, तो इसलिए दो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो हम कह सकते हैं क्योंकि हम दो शर्त पढ़े थे। तो ये चीज है। अब इसके आधार पर हम लोग विशेष प्रतिज्ञा अगर बनाए तो क्या बना सकते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। दो त्रिभुज है तो लिख देते हैं, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है, जिनकी संगत भुजाएं, संगत कोण आपस में, या संगत कोण क्या है, बराबर। जिसकी कर देते हैं, जिसकी संगत, जिसका माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो त्रिभुज लिए, जिसके संगत कोण बराबर है, बराबर है। अब यहाँ पर फोटो नहीं, फोटो आगे बना देते हैं, तो क्या बनाएंगे, ए बी सी, पहले सेम ही बना देते हैं, डी ई
कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, तथा कोण सी बराबर कोण एफ। ये रचना यहाँ पर जो है ना इस त्रिभुज में अलग अलग भी बनेगा, जैसे हम अभी नहीं बतला यहाँ पर। हम बोले क्या कि दो त्रिभुज है ए बी सी जिसकी संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण में आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोण ए का वैल्यू बराबर होगा कोण डी से, अर्थात करके कोण बी बराबर होगा कोण ई से। तो ये यहाँ से ये क्या लिख सकते हैं, तो तीसरा कोण कोण सी बराबर कोण एफ, तो ये आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखे थे हम, ये बोले कि पिक्चर को आप यहाँ पर अब देखिए, तो ये जो बोला गया है कि ए बी सी और डी एफ दो त्रिभुज है, संगत कोण बराबर होने के लिए त्रिभुज क्या हो सकता है, अगर ए बी सी डी बड़ा त्रिभुज जो है इसके बराबर भुजा वाला अगर मान लेते हैं त्रिभुज डी एफ, तब भी संगत कोण बराबर जो यहाँ माने थे। और अगर ये छोटा मानते हैं तब भी तो संगत कोण बराबर हो सकता है। और एक हो सकता है कि पहला वाला त्रिभुज छोटा हो और दूसरा वाला त्रिभुज क्या हो, बड़ा हो। इस केस में भी संगत कोण क्या हो सकते हैं, बराबर, ये केस बन सकता है। तो यहाँ तो तीन तरह का कल्पना किया जा सकता है ना, इसलिए ये प्रमेय जो करते हैं तो इसमें तीनों स्टेप के बारे में बारी बारी से चर्चा कर लिया जाता है। इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। ये प्रमेय थोड़ा हो जाएगा क्या चाहिए, लंबा बड़ा, तो बहुत कम संभावना रहता है कि इस तरह का प्रमेय आपको बोर्ड में पूछ दे, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का पूछे तो वो बनाने में हमको क्या हो, सहूलियत हो। तो ये नहीं अभी लिखेंगे, पीछे जो लिखा गया था वहीं तक रहने देते हैं। अब आप पीछे वाला देख लीजिए, यहाँ तक साधारण प्रतिज्ञा विशेष प्रतिज्ञा। और क्या बोले थे कि ए बी सी और डी एफ जो दो त्रिभुज है, वो दो त्रिभुज दोनों समान लंबाई वाला भुजा वाला हो सकता है, एक बड़ा एक छोटा। अब एक का भुजा बड़ा दूसरे का भुजा छोटा, लेकिन कोण बराबर, तो ये केस फिर दो तरह की का होगा। ए बी सी त्रिभुज बड़ा त्रिभुज हो जाए और डी ई एफ छोटा हो जाए, इसका भुजा का लंबाई क्या हो, छोटा हो, तब भी वो समरूप होंगे। ये भी हो सकता है कि ए बी सी ही छोटा रहे और डी ई एफ क्या हो जाए, उसका भुजा बड़ा हो और कोण बराबर हो, तब समरूप हो जाएगा। तो तीन स्थिति है, एक कि भुजा बराबर दोनों का, दूसरा कि एक का भुजा एक का लंबाई आकार बड़ा दूसरे का छोटा, उसमें पहला का बड़ा दूसरे का छोटा या दूसरा का बड़ा पहले का छोटा, ये दो स्थिति बनने बनेगा। तो हम लोग पहला स्थिति लेके चलते हैं पहले, तो पहला स्थिति या पहली स्थिति, पहली स्थिति में मान लेते हैं इसका जो भुजा है ए बी त्रिभुज का वो डी ई के बराबर है, एक को बराबर कर लेते हैं, ये मान लिए हम लोग, क्या लिख देते हैं, माना। तब यहाँ पर जो फोटो बनेगा पहली स्थिति में, तो दोनों फिगर को आप वहाँ पर बना सकते हो। लगभग बराबर है, ए बी सी डी ई
एफ। यहाँ तो रचना का कोई जरूरत है नहीं कि दोनों बराबर हैं, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमाण। क्या डायरेक्ट क्या करेंगे, प्रमाण। और दोनों त्रिभुज में आप देखिए, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ, ठीक लिखे, डी ई एफ। दोनों त्रिभुज में आप देखिए, एक तो दिया गया था कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ। एक मिनट, आप ये नहीं लिखिए, ये देखिए, कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी। दूसरा, ए बी भुजा को डी के बराबर माने हैं, तो ए बी भुजा, ए बी भुजा बराबर डी ई भुजा, ये यहाँ माना गया है। और फिर यहाँ देखिएगा, कोण बी बराबर कोण ई। दूसरा, कोण बी बराबर कोण ई, अतः कोण भुजा कोण सर्वांग समता से अगर आप देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हुआ त्रिभुज डी, और जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, सर्वांगसम त्रिभुज के सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। ए बी ए डी ई, ए सी डी एफ, और बी सी ई एफ लिख सकते हैं। इसीलिए ए बी बराबर डी ई, उसके बाद बी सी पहले लेगा, बी सी बराबर एफ, और ए सी बराबर डी एफ। यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बट्टा डी ई बराबर 1, बी सी बट्टा ई एफ बराबर 1, और ए सी बट्टा डी एफ बराबर 1। इस प्रकार हो गया, या इस प्रकार हम देखते हैं, ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ, सब बराबर क्या है, तो भुजा क्या हुए, अनुपातिक हो गए, हो है ना। अतः हम पाते हैं, क्या पाए हम लोग, इस प्रकार, अतः हम पाते हैं कि, या इस प्रकार हम देखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में क्या हुआ, कोण बराबर हुआ, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, और कोण सी बराबर कोण एफ, तथा ए बी बट
बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा एफ। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के, क्योंकि कोण तीन बराबर और तीनों भुजा अनुपातिक, इसलिए त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज होंगे समरूप। एक पार्ट हो गया। अभी क्या मान के चले थे कि भुजा अगर बराबर हो तब। दूसरा केस बनेगा कि अगर उसमें से एक त्रिभुज बड़ा हो और दूसरा त्रिभुज छोटा हो, तब क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति, और दूसरा स्थिति जैसे होगा उसी का अपोजिट उसी तरह से हम लोग तीसरा स्थिति भी कर देंगे। तो दूसरा लिख के बाकी बोलते हैं, इसी प्रकार से हम लोग कर लेंगे। दूसरा स्थिति में मान लेते हैं कि, लिख देते हैं, ये बात तो हम मान रहे हैं ना, ये स्थिति है, हम सारा दर्शा रहे हैं। तो माना कि ए बी ग्रेटर देन, तो पहले तो रचना करना पड़ेगा। फोटो बनाइए। फोटो क्या है भाई, ये और ये बनाइए छोटा सा। नाम रख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ। रचना क्वेश्चन में पता है हमको कि ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, ये वाला कोण और ये, तो संगत कोण बराबर ही हमको पता है। अब यहाँ पर क्या है कि ए बी बड़ा है, हम लोग रचना में क्या करेंगे कि इस ए बी भुजा पर इस डी ई के बराबर एक बिंदु ले लेंगे और उसको काट लेंगे। इसको डॉट डॉट से मिलाते तो ना रचना कहलाएगा। मान लेते इसको एम, इसको एन। ये और तब रचना में लिखेंगे कि ए बी पर ए एम, ये हमने, ठीक है, ए एम बराबर डी ई तथा ए सी पर भुजा ए बी ए सी पर ए एन बराबर डी एफ काटा। फिर भुजा काट ली। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर क्या किए, जोड़ सकते हैं इसमें, तथा एम को एन से लाया लाया, ये ना, ये ए एम जो है वो इस डी के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ से आप देखिएगा, ये कोण और ये कोण तो बराबर है, संगत कोण बराबर है। और आप देख रहे हैं कि ये ए एम, ये डी ई के बराबर, ये ए एन डी एफ के बराबर, ये माने हम रचना में। अब जो उत्पत्ति या प्रमाण लिखेंगे, अब हमको बोलना है किसमें, त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी ई एफ में। ए एम बराबर डी ई, फिर है कोण ए बराबर कोण डी, और क्या है ए एन भुजा का लंबाई किसके बराबर काटे हैं, डी एफ। इसीलिए
भुजा कोण भुजा सर्वांग सम समता से त्रिभुज ए एम एन सर्वांगसम हुए त्रिभुज डी ई एफ। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला पार्ट इसके क्या हो गया, सर्वांगसम। और हम तब सर्वांगसम हुआ इसका तो क्या है, सभी भुजा बराबर और कोण भी क्या होंगे बराबर। तो कोण ए बराबर कोण डी तो था ही, कोण एम बराबर कोण क्या हो जाएगा ई, और कोण एन बराबर हो जाएगा कोण एफ। इसीलिए कोण एम बराबर कोण ई और कोण एन बराबर कोण एफ। परंतु हम लोग क्या पढ़े थे, कोण ई बराबर कोण बी और कोण एफ बराबर कोण सी। इसीलिए कोण एम बराबर कोण बी हो जाएगा और कोण एन बराबर कोण सी हो जाएगा। ये जो हम लिखे ये वाला बात, ये तो विशेष प्रतिज्ञा से लिखे ना, आप देखिए कहाँ गया विशेष प्रतिज्ञा। यहाँ क्या है, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, ये लिखे थे और इसके आधार पर हम यहाँ लिख दिए ये, क्योंकि ये बोल रहा है कि ई एम के बराबर एफ एन के बराबर, विशेष प्रतिज्ञा बोल रहा है ई बी के बराबर और एफ सी के बराबर। इस आधार पर देखें तो जब एफ के जगह पर एन रख दें और ई के जगह पर एन रख दें तो बी एम के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा। और इससे ये होगा, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया। तो जब ये रेखा को काटने वाला रेखा का संगत कोण बराबर हो, ये दोनों रेखा क्या है, समांतर होगा। क्योंकि समांतर रेखा को ही जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये नियम लग गया। इस आधार पर एम एन पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। अतः एम एन रेखा पैरेलल हो जाएगा क्या चीज, बीसी। और तब सेल्स पर में आपको याद आएगा, ये लाइन जब पैरेलल होगा तो ये भुजा का अनुपात इस पूरा का अनुपात, ये भुजा का अनुपात इस पूरा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर। क्या तो देख सकते हैं अब, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में एम एन पैरेलल बी सी है, एम एन बराबर एम एन पैरेलल बी सी, तो क्या होगा, ए बी बट्टा ए एम। इसीलिए ए बी बट्टा ए एम बराबर ए सी बट्टा ए एन। और अभी आप देखिए, ए एम बराबर था रचना से डी ई के और ए एन बराबर था डी एफ के। अगर इस यहाँ से रचना से लिखें, इसीलिए ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ, क्योंकि ए एम बराबर डी एफ डी ई और ए एन बराबर
डी एफ कहाँ से, रचना से। आप ऐसे भी लिख सकते थे, नीचे साइड में भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया रचना से। तो अब ये इस तरह से आया। अभी आप देख रहे होंगे कि ए बी और ए सी को काटा, ए बी और ए सी पर किए। और यही चीज ऐसे भी तो कर सकते थे कि बी सी और ए बी पर अगर दो बिंदु लेते और इसको ऐसे मिलाते, तब यहाँ से ये अनुपात बराबर आता। हम बोल सकते हैं कि इसी प्रकार ए सी, ए सी ना होगा, ए सी नहीं बोल के उसको, नहीं, ए बी नहीं बोल के बी ए बोलिए, अपोजिट कर देते हैं। इसी प्रकार बी ए और बी सी पर अगर ले लिया जाए, इसी प्रकार बी ए और इधर क्या हो जाएगा, बी सी पर क्रमशः, इधर हो जाएगा। अब ऐसे देखना है, लाइन लेना है बी सी पर ए बी पर, तो इधर से तो क्या होगा, ई एफ के बराबर लाइन लेना पड़ेगा। और ए बी पर क्या होगा, ई डी के बराबर लाइन लेना पड़ेगा, ई एफ और ई डी आप वहाँ लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्रमशः ए बी ए पर ऊपर जाएगा तो ई डी तथा बी सी पर, तो बी सी के बराबर क्या होगा, ई एफ के बराबर भुजाएं रखने पर। तो जब ये आप कीजिएगा तो वहाँ से ये सिद्ध किया जा सकता है, क्या चीज़, ए डी बट्टा डी ई रखने पर, खाली दे, हम पाते हैं कि ए बी ना, ए बी बट्टा डी ई, और ये बी सी जो होगा तो बी सी बट्टा क्या आएगा, ये ई एफ, बी सी बट्टा ई एफ। और जब दोनों को मिलाइएगा ये वाला और ये वाला हो जाता है, इसीलिए ए डी बट्टा डी ई के ए बी बट्टा डी ई बराबर कौन है, बी सी बट्टा, और देखिए ए बी बट्टा डी के बराबर कौन है, ए सी, तो इसी के बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बट्टा डी एफ। यहाँ क्या हो गया, भुजा अनुपातिक हो गया, और कोण बराबर तो हमको दिया गया, ठीक है, लिख देते हैं यहीं पे। साथ ही त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ के संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर है, ये विशेष प्रतिज्ञा बोलता है। और भुजानुपाती के ये हम सिद्ध कर दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। दूसरा स्थिति से भी यह सिद्ध कर दिया गया कि त्रिभुज क्या है, समरूप है। अब तीसरा स्थिति जो आएगा, तीसरी स्थिति,
तो तीसरी स्थिति में क्या करना है, मान लेना कि ए बी से बड़ा कौन है, डी। तब अब फिगर बना लीजिए पहले। ए बी सी, बी ई एफ। और इस केस में क्या करना है, ए बी को और इस ए सी को यह बी ये सी, इसको बढ़ाए एम और एन तक। रचना जो लिखा जाएगा उसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा ए सी को क्रमशः एम तथा एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि ए एम न हो गया, ए एम बराबर डी ई और ए एन बराबर, तो पहले क्या था, काटे थे। इससे पहला स्थिति में क्या था कि ए बी बड़ा था तो काट के इसके बराबर किए थे। अभी क्या, वो बड़ा है ये छोटा है, तो इसी को छोटा वाला को क्या किए, बढ़ा के। काम हमेशा ए पर ही कर रहे हैं, ये नहीं कि आप इसमें जाकर काट दीजिएगा तभी बनेगा, लेकिन हम क्या किए, इसको बढ़ा दिए, ठीक है ना। अब ये बना। अब फिर से वही बात, ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर, संगत कोण बराबर, क्योंकि तीनों कोण बराबर है, ये तो हमको दिया है विशेष प्रतिज्ञा में, पहले ही बोल दिया है कि तीनों कोण क्या है, बराबर है। ये ऊपर वाला कोण को हम बराबर कर लिए, भुजा बराबर नहीं था, इसको बराबर किए ना, बढ़ाए हैं। तो अब यहाँ से हो गया ए एम बराबर डी ई, ए एन बराबर हो जाएगा डी एफ, और बीच में ये कोण बराबर, यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज भी क्या हुए, सर्वांग सम। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हुए तो इसकी सभी कोण क्या होगा, सभी भुजा बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, तीनों कोण बराबर कर दीजिए, तो ए कोण ए डी के बराबर है, कोण बी और कोण सी बराबर दिया था यहाँ से, कोण एम और कोण एन, कोण ई और कोण एफ के बराबर, ये होगा ना, ये बराबर। और बी बराबर था ई के, और m बराबर है ई के, तो ई के बराबर बी भी है, ई के बराबर एन भी है, तो बी और ई क्या होंगे, बराबर। इसी तरह से अगर दूसरे तरफ देखिएगा तो ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर, ये कोण और ये कोण क्या होंगे, बराबर। अब देखिए, ये दोनों का संगत कोण जब बराबर होगा तो त्रिभुज क्या होंगे, अनुपातिक। और त्रिभुज जब अनुपातिक हुए, त्रिभुज बोल रहे हैं, लाइन क्या होगा, पैरेलल। और लाइन अगर पैरेलल होगा तो क्षेत्रफल में से ये पूरा भुजा, ये भुजा बट्टा में पूरा भुजा, ये भुजा बट्टा में पूरा भुजा, और पूरा भुजा जो होगा ए एम वो बराबर होगा किसके, डी के। ये पूरा भुजा जो है ए एन वो बराबर क्या होगा, डी एफ के। तो यहाँ से हम आसानी से लिख सकते हैं ए बी बट्टा डी एफ बराबर हो गया ए सी बट्टा डी, ए सी बट्टा डी ई, और ये ए सी बट्टा डी एफ, ये आपस में क्या होंगे, बराबर। तो रचना हम बना दिए हैं। और आप इसको देख रहे हैं ना कि दूसरा जो सिद्ध किए थे, दूसरा स्थिति जो था हमारा आ गया, ये था दूसरी स्थिति। तो सेम है, बस इसमें क्या था कि अंदर में था, अब वो क्या आ गया है, बाहर आ गया है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीट कर रहा है तो हम लोग यहाँ लिख देंगे, यहाँ देख लीजिए, रचना लिख दिए। अब लिखेंगे प्रमाण में, या उसको क्या बोलते हैं आप, उपपत्ति।
उपपत्ति भी आप लिख सकते हैं कि यह रचना ठीक दूसरी स्थिति के तरह ही है। थोड़ा बदलाव है लेकिन दोनों क्या है, उसके जैसा ही है। इसलिए त्रिभुज ए बी सी यहाँ भी समरूप सिद्ध होंगे डी ई एफ के। रचना बनाना है, रचना लिखना है, फिगर बनाना है, दूसरी स्थिति इसे इतना तक लिखना है, और इसी के आधार पर चूंकि पहला हम लिखे हैं तो रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए ये बतला दिया गया, नहीं तो और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ठीक है कि ये सिद्ध हुआ। और इस प्रकार से अगर तीनों स्थिति को आप मिला दीजिए, तीनों को कंप्लीट कर दीजिए, तो लिखेंगे अतः तीनों परिस्थिति को देखने के बाद हम पाते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, इसके तीन कोण क्या है, बराबर, वो समरूप होंगे त्रिभुज डी ई। से पिछला स्थिति में हम लोग क्या भुजा अनुपातिक दिखा रहे थे, भुजा अनुपातिक त्रिभुज समरूप। इसी तरह से ये बाकी भी लिया गया। तो अब देख रहे हैं तीसरा स्थिति में क्या ठीक दूसरा वाला रिपीट करता, तो हम लोग नहीं लिखे। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, पूरा दर्शा सकते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा स्थिति देखने के बाद हमको लग गया, पहला स्थिति तो अलग था, दूसरा स्थिति देखने के बाद लग गया कि इसको दूसरा के तरह से ही पहला को तीसरा को लिखा जा सकता है। तो आप वहाँ से लिख सकते हैं, और नहीं लिख दिए तो केवल इतना लिख देंगे रचना बना के, फिगर बना के, कि ये दूसरा स्थिति के तरह है। इसलिए हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ क्या है, एक दूसरे के समरूप है। ये था समरूपता पर आधारित हमारा परिमेय, इसको परिमेय नंबर 3 बोले थे। इसका एक उपपरिमेय भी होगा। उपपरिमेय में ये कहा गया कि जैसे यहाँ पर क्या था कि त्रिभुज के 3 कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, इसका भुजा अनुपातिक होगा। आप ये सोच कर त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, 180, और त्रिभुज के अगर तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, तो अगर हमको दो त्रिभुज दे दे कि दो त्रिभुज का दो कोण, त्रिभुज नहीं बल्कि त्रिभुज का दो कोण, ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, तो इस कोण को तो बराबर होना ही पड़ेगा ना, नहीं होना पड़ेगा। त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो तीसरा कोण को भी बराबर होना पड़ेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन बना सकता है उपपरिमेय करके कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो वह त्रिभुज समरूप होगा, सिद्ध कीजिए। आपको वही बतलाना पड़ेगा कि त्रिभुज के, अगर हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 होता है, दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, और तब 3 भुजा बराबर हुआ तो आप बाकी रचना से उसको सिद्ध कर सकते हैं या मान के सिद्ध कर सकते हैं। और एक और होता है कि ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी बना देगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि दो त्रिभुज के संगत भुजाएं अगर बराबर हों, तो दो कोण अगर बराबर है तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो, और दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण तो बराबर हो ही जाएगा, तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से हम लोगों से बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आगे इस बात का ध्यान रखना, और ये परिमेय आगे भी हम लोग को हेल्प करेगा दूसरे परिमेय को बनाने में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे क्लास देखेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग पीछे भी रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बना रहे होंगे, और धीरे धीरे आप अब क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन जैसे थेल्स प्रमेय पर जितना भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से बनाइए। क्वेश्चन बैंक से में पूछा हुआ क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर उसको आप बनाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तभी आप बेहतर गणित में कर सकते हैं। तो इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, इसलिए लगातार आप क्वेश्चन बैंक प्रतिदिन 5-7 क्वेश्चन निश्चित रूप से किसी भी चैप्टर का हो आप बनाइए। उससे आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में पूछा जा रहा है और वही चीज़ आने वाला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए।
बाकी हम लोग फिर आगे अगले क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।